प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसी कड़ी में हम आज आगे के एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक सारणिक दिया अपने को और बोला गया इस सारणिक की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इस सारणिक का मान निकालिए। एक बाउंडेशन अपने को दे दी अगले ने कि इस सारणिक का मान ज्ञात तो करना है, लेकिन बिना विस्तार के, विस्तार नहीं करना, किसी पंक्ति के अनुदिश कोई प्रसरण नहीं करना, किसी स्तंभ के अनुदिश कोई प्रसरण आपको नहीं करना। इस बात के लिए आपको बांध दिया। अब बोल रहा है दूसरे तरीके से इस सारणिक का मान निकालिएगा। तो देखिए, इस सारणिक का मान हम गुणधर्म की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर नहीं है तो पहले वाले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझाया है, वहां जाके प्रॉपर्टीज को समझिएगा आप, उसके बाद में क्वेश्चन पर आइएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन गुणधर्मों पर आधारित हैं। और गुणधर्म यदि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। तो देखिएगा, इस सारणिक का मान हम बिना विस्तार के ज्ञात कर रहे हैं गुणधर्म की सहायता से। तो देखिए, इस सारणिक में मैं गुणधर्म लगाऊं तो आपने एक गुणधर्म पढ़ा होगा, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को अचर राशि से गुणा करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, यदि ये सारणिक है, मान लो इसका दूसरा स्तंभ है, इस दूसरे स्तंभ में, मैं एग्जाम्पल के लिए दूसरा स्तंभ बता रहा हूं, जरूरी नहीं है दूसरा ही स्तंभ लें आप, मैं बता रहा हूं, मान लो कि इस दूसरे स्तंभ में हम तीसरे स्तंभ के अवयव को किसी भी अचर राशि से गुणा करके, तो तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं इनको अचर राशि से गुणा करके, कोई भी अचर राशि 2, 3, 5 किसी से भी गुणा करके यदि दूसरे वाले स्तंभ के अवयव में हम जोड़ दें और जोड़ने पर जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट यदि दूसरे वाले स्तंभ में हम रख दें या तीसरे वाले स्तंभ में रख दें तो इससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा हम गुणधर्मों में सिद्ध करके आ चुके हैं। तो देखिए, इस सारणिक में यदि मैं दूसरे वाले स्तंभ में संक्रिया लगा दूं, क्या कि तीसरे वाले स्तंभ है उसके अवयव को 8 से गुणा करके दूसरे वाले स्तंभ में यदि जोड़ दूं, C2 में ऐड कर दूं, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, 8 की गुणा 6 से करेंगे 48, 48 प्लस 1 करेंगे, C2 जोड़ेंगे ना उसमें, तो प्लस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 49। 8 की गुणा 4 से करेंगे 32, 32 में 7 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 39। 8 की गुणा 1 से करेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो मतलब ऐसा करने पर कुछ रिजल्ट आ रहा है जो पहले वाले स्तंभ के बराबर हो रहा है। जरूरी नहीं आप C2 में ही लगाओ, आप C1 में भी गुणधर्म लगा सकते हैं। चलो, इस गुणधर्म की बात बाद में करेंगे, पहले इससे मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वाला गुणधर्म, ये वाली संक्रिया मैं इसमें लगा रहा हूं, तो डेल बराबर देखिएगा, पहली वाली पंक्ति कोई परिवर्तन, पहले वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 49, 39, 10। दूसरे वाले स्तंभ में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या? ये रिजल्ट रख रहे हैं। तो देखिए, तीसरे वाले स्तंभ को 8 से गुणा करके दूसरे वाले स्तंभ के अवयव जोड़ रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है उसको C2 की जगह लिखेंगे। तो यहाँ 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 49। 8 से गुणा करेंगे तो 32 प्लस 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 39। 8 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। और तीसरे वाला स्तंभ ऐसा का ऐसा, 6, 4, 1। अब आपने गुणधर्म पढ़ा होगा। कौन सा गुणधर्म? यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ यदि बराबर हो तो उस सारणिक का मान सदैव क्या होता है? शून्य होता है। तो देखिए, यहां पर पहले वाला स्तंभ और दूसरे वाला स्तंभ दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिख देंगे डेल बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन को करने का एक तरीका हुआ, ये एक संक्रिया हमने लगाई।
क्वेश्चन को यूं भी हैंडल किया जा सकता था। कैसे? यदि हम C1 में संक्रिया लगा दें, अब C1 में क्या संक्रिया लगा रहे हैं हम? C1 में हम संक्रिया लगा दें C1 माइनस 8C3। देखिएगा, यदि तीसरे स्तंभ को 8 से गुणा करके यदि हम पहले स्तंभ से घटा दें और जो रिजल्ट आए उसे C1 की जगह लिख दें, तो देखिएगा डेल बराबर क्या आएगा? C1 में परिवर्तन कर रहे हैं क्या? C1 माइनस 8C3। तो तीसरे स्तंभ को 8 से गुणा करेंगे और C1 से घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो C1 की जगह लिखेंगे। तो 8 की गुणा करेंगे 48 घटाएंगे किससे? 49 से, कितना आएगा? 1। यहां है 4 की गुणा 8 से करेंगे 32 घटाएंगे 39 से, कितना आएगा? 7। यहां है 1 की गुणा करेंगे 8 से, क्योंकि C3 में 8 की गुणा कर रहे हैं ना, तो 8 आएगा। 8 घटाएंगे हम 10 में से, कितना आएगा? 2। दूसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं, 1 7 2। तीसरे वाला स्तंभ क्या? 6 4 1। अब आप देख रहे हैं पहले वाला स्तंभ और दूसरे वाला स्तंभ दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो सारणिक की दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ यदि बराबर हो जाते हैं तो सारणिक का मान कितना हो जाता है? 0। समझ पाए मेरी बात को? जरूरी नहीं है आपका दिमाग दूसरी तरह से घूम जाए। मतलब गुणधर्म जैसे जैसे आपका दिमाग सोचेगा, कब सोचेगा? जब आप अभ्यास करेंगे तभी सोच पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। तीसरा तरीका देखिएगा और क्या हो सकता है। ये जो सारणिक दिया गया, चलो एक बार मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे पहली पंक्ति है 49 1 6, दूसरी पंक्ति है 39 7 4, तीसरी पंक्ति है 10 2 1। C1 जो है, इस C1 को देखिए मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। 49 को लिख दिया 48 प्लस 1 लिखा जा सकता है। 39 को लिख दिया 32 प्लस 7 लिखा जा सकता है। और 10 को लिख दिया 8 प्लस 2। बाकी दूसरा स्तंभ ऐसा कैसा? 1 7 2 6 4 1। ओके, अब देखिए, आपने एक ऐसा गुणधर्म पढ़ा होगा, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव यदि दो पदों के योग के रूप में हो तो उस सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पढ़ा है हमने ऐसा गुणधर्म। तो देखिए पहले वाला स्तंभ है, इसके सभी अवयव है ना वो दो दो पदों के योग के रूप में लिखे हुए हैं। तो हम इस सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए दो सारणिक लिखेंगे, कैसे लिखे जाएंगे? तो पहले वाला स्तंभ है, इसमें देखिए प्रत्येक अवयव में दो पद हैं। तो पहले वाला पद लीजिए आप 48 32 8। फिर दूसरे वाला स्तंभ लिख दो 1 7 2। फिर तीसरे वाला स्तंभ लिख दो 6 4 1। ओके, प्लस। अब देखिए, अब पहला जो स्तंभ है इसमें दो दो पद हैं योग के रूप में, तो दूसरे वाला पद लीजिएगा 1 7 2। फिर दूसरे वाला स्तंभ 1 7 2 और तीसरे वाला स्तंभ 6 4 1। अब देखिएगा इस सारणिक का मान तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ C1 किसके बराबर है? C2 के बराबर है। तो इस सारणिक का मान तो 0 हो जाएगा। समझ पाई मेरी बात? अब देखिएगा डेल बराबर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 48 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 6, 32 को लिख सकता हूं मैं 8 गुणा 4 और 8 को लिख सकता हूं 8 गुणा 1। दूसरे वाला स्तंभ 1 7 2, तीसरे वाला स्तंभ 6 4 1 और प्लस आगे वाले सारणिक का मान 0 हो ही गया था। अब देखिएगा इस सारणिक के पहले स्तंभ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 8। 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 8 हमने इस सारणिक से बाहर ले लिया। तो देखिए पहले वाले स्तंभ में क्या बचेगा? 6 4 1। दूसरे वाले स्तंभ में 1 7 2, तीसरे वाले स्तंभ में 6 4 1। अब आप देख रहे हैं इस सारणिक में
पहले वाला स्तंभ और तीसरे वाला स्तंभ दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इस सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान हम 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट गुणधर्म से। तो 8 गुणा इस सारणिक का मान कितना हो गया, 0, तो रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा, 0। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन का। 3 तरीके 3 गुणधर्म लगा के मैंने बताए हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। बोला गया एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति है 1a b प्लस सी, दूसरी पंक्ति है 1b a प्लस सी, तीसरी पंक्ति है 1c a प्लस बी। और बोला गया इस सारणिक का मान निकालिए बिना विस्तार के। फिर बाउंडेशन अगले ने दे दी, फिर प्रतिबंध दे दिया क्या, कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश आपको इसका प्रसरण नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए, दूसरे वाला स्तंभ है ए बी सी, तीसरे वाला स्तंभ है बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। यदि मैं C2 और C3 को जोड़ूं तो रिजल्ट देखिए क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। C2 और C3 को जोड़ रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है बराबर आ रहा है, वो रिजल्ट आप या तो C2 की जगह लिख दो या C3 की जगह लिख दो। तो मैं लिख रहा हूं C2 की जगह, मतलब C2 की जगह मैं लिख रहा हूं C2 प्लस C3। दूसरे स्तंभ में तीसरे स्तंभ को जोड़ के जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं लिख रहा हूं दूसरे स्तंभ में। तो इससे सारणिक के मान पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए डेल बराबर क्या आ जाएगा, 1 1 1, पहले वाला स्तंभ लिख दिया, दूसरे वाले स्तंभ की जगह क्या लिखेंगे, C2 प्लस C3। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और तीसरे वाला स्तंभ है b प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। ओके, अब देखिएगा दूसरे वाले स्तंभ में क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है ना दूसरे वाले स्तंभ में। तो C2 से ए प्लस बी प्लस सी उभय निष्ठ लेने पर तो डेल बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया दूसरे स्तंभ से, तो सारणिक क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1, क्योंकि बाहर चला गया, बचेगा बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। अब देखिएगा इस सारणिक में C1 किसके बराबर हो गया, C2 के। पहले वाला स्तंभ और दूसरे वाला स्तंभ आपस में क्या है, बराबर। तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। तो डेल बराबर a प्लस बी प्लस सी, इंटू में सारणिक का मान लिख देंगे 0, तो डेल बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये अपना आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को यूं भी हैंडल किया जा सकता था, यदि आप तीनों ही स्तंभ को जोड़ देते, पहले स्तंभ को, दूसरे स्तंभ को और तीसरे स्तंभ को, C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर तीनों का रिजल्ट देखते तो वो भी बराबर ही आता, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ते तो भी बराबर रिजल्ट आता। वो बराबर रिजल्ट किसकी जगह लिखा जा सकता है, या तो आप C1 की जगह लिख दो, या आप C2 की जगह लिख दो, या आप C3 की जगह लिख दो। तो देखिए वो रिजल्ट लिख रहा हूं मैं C3 की जगह। C3 की जगह क्या लिख रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अब देखिएगा डेल बराबर, पहले वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो 1 1 1।
दूसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं। ए बी सी। तीसरे वाले स्तंभ में? जी हाँ, तीसरे वाले स्तंभ में हम परिवर्तन कर रहे हैं क्या? ए प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ के जो रिजल्ट आ रहा है वो C3 की जगह लिख रहे हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिएगा तीसरे वाले स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो C3 से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर तो डेल बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सारणिक 1 1 1 ए बी सी, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 1 1। आप देख रहे हैं C1 किसके बराबर हो गया? C3 के। ये C1 C3 के बराबर है तो आप लिख सकते हैं डेल बराबर क्या होगा? 0। और सारणिक का मान 0 है, यहाँ रखेंगे 0 तो फिर रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? 0। तो डेल का मान क्या आ जाएगा? 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ पाई मेरी बात? अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, एक सारणिक दिया आपने को और बोला सारणिक की पहली पंक्ति लिख देता हूं मैं। पहली पंक्ति है a माइनस बी, m माइनस n, x माइनस वाई, b माइनस सी, n माइनस पी, y माइनस जेड। और तीसरी पंक्ति है c माइनस ए, p माइनस एम, z माइनस एक्स। और बोला गया इस सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। इस सारणिक का मान अपने को ज्ञात करना है बिना विस्तार के। पंक्ति या स्तंभ का प्रसरण नहीं करना। तो देखिएगा मैं यदि C1 C2 C3 को जोड़ूं, दोनों का तीनों का रिजल्ट देखूं फिर तो एक समान रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। यदि R1 R2 R3 को जोड़ें, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ें तो एक समान रिजल्ट आएगा। देखिए R1 R2 R3 को जोड़ रहे हैं तो पहले इनको जोड़ते हैं। A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ देखिएगा M से M कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। और यहाँ से भी रिजल्ट आएगा 0। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से रिजल्ट सेम आ रहा है और वो रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। वो किसकी जगह लिखें? आपकी मर्जी। आप R1 की जगह लिख दें, R2 की जगह लिख दें, R3 की जगह लिख दें। तो मैं लिख रहा हूं R1 की जगह। तो R1 में क्या परिवर्तन किया? R1 की जगह लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डेल बराबर क्या आ जाएगा? आप R2 की जगह भी लिख सकते हैं, R3 की जगह भी लिख सकते हैं। डेल बराबर आएगा 0 0 0। बाकी सेम, B माइनस सी, n माइनस पी, y माइनस जेड। तीसरी वाली पंक्ति है C माइनस ए, P माइनस एम, Z माइनस एक्स। अब आपने एक गुणधर्म पढ़ा होगा क्या? यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का यदि प्रत्येक अवयव शून्य हो तो डियर स्टूडेंट्स उस सारणिक का मान सदैव शून्य होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे डेल बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये अपना क्या हो गया? आंसर। समझ पाए मेरी बात? अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए। एक सारणिक दे रहा है अपने को जिसका पहला स्तंभ है 1 1 1, दूसरा स्तंभ है x y z, तीसरा स्तंभ है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। और इसके बराबर अपने को सिद्ध करके दिखाना है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है।
तो देखिएगा, इस सारणी के पहले स्तंभ में 1 1 1 प्रत्येक अवयव 1 है, और किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि प्रत्येक अवयव 1 1 1 आ जाए, कम से कम एक 1 भी आ जाए, तो आप दो अवयव को शून्य बना सकते हैं। तो यहाँ तो तीनों ही 1 है, तो आप 2 1 को शून्य बनाइए। अब शून्य बनाने का तरीका सुनिए। आप इन दोनों R2 और R3 वाले 1 को आप शून्य बनाना चाहते हैं तो आप R1 वाले 1 का उपयोग करेंगे। यदि आप R1 और R2 वाले 1 को शून्य बनाना चाहते हैं तो R3 वाले 1 का उपयोग करेंगे। यदि आप R1 और R3 वाले 1 को शून्य बनाना चाहते हैं तो R2 वाले 1 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं यहां R2 और R3 में जो 1 है उनको शून्य। तो मैं सबसे पहले R2 में 1 है इसको शून्य बना रहा हूं, तो इस 1 से यदि ये वाला 1 घटा दें 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे R2 माइनस R1। एक तो ये ऑपरेशन लगा दें। दूसरा, R3 वाले 1 को भी 0 बना रहे हैं, तो R3 में क्या परिवर्तन कर दें, R3 माइनस R1। देखिए, R2 और R3 दोनों वाले 1 को 0 बनाने का काम किया है मैंने, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए उपयोग में क्या लिया है, R1 वाला 1 लिया है, ये वाला R1 को काम में लिया है। ठीक है, तो डेल बराबर ये जो सारणिक है इसकी पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, तो 1x x स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया। दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R2 माइनस R1। R2 ये है, ये R1 है, तो R2 में से R1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, y में से x घटाएंगे y माइनस x, y स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब R3 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R3 माइनस R1, तो R3 से R1 घटाएंगे तो 1 से 1 घटाएंगे 0, z से x घटाएंगे z माइनस x, z स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समझ पाए मेरी बात। अब देखिएगा, आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। जहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कुछ लिखा हुआ है उसको आप a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ देखिए, ये रहा और ये रहा, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 1x x स्क्वायर 0 y माइनस x, इसको आप लिख सकते हैं y प्लस x और y माइनस x। 0 z माइनस x, इसको आप लिख सकते हैं z प्लस x और z माइनस एक्स। अब देखिएगा, इस सारणिक की दूसरी पंक्ति से कुछ कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स यहां भी है, यहां भी है, यहां तो 0 है, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तीसरे वाली पंक्ति में देखिए z माइनस एक्स यहां भी है, यहां भी है, 0 है, यहां से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे R2 से y माइनस एक्स व R3 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो डेल बराबर देखिए क्या है, y माइनस एक्स ये दूसरी वाली पंक्ति से कॉमन लिया, z माइनस एक्स ये तीसरी वाली पंक्ति से कॉमन लिया, तो सारणिक में क्या बचेगा, पहले वाली पंक्ति में है 1x x स्क्वायर 0, y माइनस एक्स बाहर चला गया, कितना बचेगा 1, यहां से y माइनस एक्स बाहर चला गया, क्या बचेगा y प्लस एक्स। तीसरी वाली पंक्ति में 0, z माइनस एक्स बाहर चला गया, कितना आया 1, और यहां से z माइनस एक्स बाहर चला गया, कितना बचा z प्लस एक्स। ओके, अब देखिएगा, अब पहले स्तंभ में देखिए दो अवयव शून्य है, तो आप पहले स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण कीजिए, लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो डेल बराबर y माइनस एक्स z माइनस एक्स इंटू, पहले वाले स्तंभ में देखिए केवल 1 के अनुदिश ही मान ज्ञात करेंगे, बाकी दो अवयव शून्य है, तो लिखेंगे 1 इंटू, ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो। अब बोलेंगे सबसे पहले ये गुणा माइनस ये गुणा, तो z प्लस एक्स की 1 से गुणा करेंगे z प्लस एक्स, फिर बोलेंगे माइनस y प्लस एक्स की 1 से गुणा करेंगे y प्लस एक्स, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब देखिए x से x क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा z माइनस वाई, तो डेल बराबर आया y माइनस एक्स z माइनस एक्स
इंटू जेड माइनस वाई। अब जो सिद्ध करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। x माइनस वाई, अपने पास आया y माइनस एक्स, तो x यहाँ प्लस का है, y माइनस का है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। डेल बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स ही सिद्ध करना है। फिर देखिए z माइनस वाई, जबकि सिद्ध करना है y माइनस जेड, तो y प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस जेड। इनटू में क्या है, z माइनस एक्स। अब देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो डेल बराबर आएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना था, ये अपना आंसर हो गया। समझ पाए मेरी बात? इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।